औद बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear students, welcome in the third part of the second lesson on saying please, written by famous novelist Alfred George Gardiner. I hope you all are on page number 15. Please have full concentration on it. Second para. This does not mean that the damages are negligible. अब इससे पहले के दो पैरा में हमने देखा कि अखलाकी कदरों पर बात की गई, मोरल वैल्यूज़ पर बात की गई। मोरल वैल्यूज़ मतलब फिज़िकल मोरल वैल्यूज़ नहीं, मतलब आपके जो गेस्चर से और आपके हाव भाव से और आपके जो लफ्ज़ों से जो मोरल वैल्यूज़ क्रिएट होती है, गुड मोरल बैड मोरल, उसके बारे में जो बातचीत की गई उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है बोलता दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, कोई कानून तो बनाया नहीं गया कि किसी के चेहरे पर कोई पकड़ कर सके या किसी के प्राइवेट मैटर्स के अंदर कोई इंटरफेयर कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इट डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल, कि नुकसानात जो हो रहे हैं उसका अजाला ना हो सके। It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing. ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि लिफ्टमैन इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि वो स्लर मतलब एक तरह की गंदगी, वो अपने माशी स्टेटस पे, अपनी समाजी जो उसका जो स्टेटस है उस समाजी स्टेटस पे इस बात को वो एक गंदगी समझता है लिफ्टमैन, कि कोई उसे प्लीज़ ना कहे और कोई उसे डायरेक्ट टॉप करे या फिर ऐसे कहे कि जैसे कि कोई कमांड दे रहा है। कमांड के लिए तो वहाँ है नहीं, वो एक सर्विस वाला है, उसे बोला जाएगा भाई ये काम कीजिए, वो काम वो करेगा। कमांड के लिए तो है नहीं, या किसी के इंटर्नशिप में तो काम कर नहीं रहा है। क्या कहने का मतलब है राइटर, इट इज़ प्रोबेबल दैट द लिफ्टमैन वाज मच मोर एक्यूटली हर्ट बाय व्हाट ही रिगार्डेड एज स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड ए किक ऑन द शिन्स। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर लिफ्टमैन ये सोचता है, लिफ्टमैन का ये कहना है कि अगर कोई उसके पिंडलियों पर लात मार दे या पिंडलियों पर ज़ोर से कस के पैर मार दे तो वो उसे गवारा है, वो उसे चलेगा, लेकिन कोई उसके माशी स्टेटस पर या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, ये उसे गवारा नहीं। फॉर विच ही कुड हैव गॉट ए लीगल रिड्रेस, जिसके लिए उसे एक लीगल रिड्रेस दे दिया गया था, लेकिन लिफ्टमैन को ये चीज़ गवारा नहीं थी। द पेन ऑफ ए किक ऑन द शिन सून पासेस अवे, बट द पेन ऑफ ए किक ऑन द but the pain of a wine to our self-respect or of vanity may poison a whole day। क्या कहना है राइटर का, ये बात तो होल डे की नहीं, बल्कि मैं तो वही बोलूँगा अल्फ्रेड गार्डिनर से माफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये होल डे के नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होती है। किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको हर्ट किया है चार के सामने, या फिर वैसे भी अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो वो चीज़ आपको याद रहती है, वो चीज़ आप भूलते नहीं। क्या कहना है गार्डिनर का, द पेन ऑफ ए किक ऑन द शिन सून पासेस अवे। अगर जिस्मानी तौर से कोई हमें तकलीफ़ दे तो वो तकलीफ़ बहुत जल्द दूर हो जाती है, बट द पेन ऑफ ए वाउंड टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट और टू आवर वैनिटी में पॉइजन ए होल डे। लेकिन अगर कोई हमारी इज़्ज़त नफ्स को या हमारी खुदी को या हमारी खुददारी को चैलेंज करे या हमें चार शब्द बोल दे तो इससे हमारा पूरा दिन ख़राब होता है। I can imagine that the liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium। मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि लिफ्टमैन ने जिसने आदमी को बाहर उठा के फेंक दिया था, उसको एक ही ऑप्शन रहा था कि शाम में अपनी बीवी के पास जाना और बीवी के पास वक्त गुजारना और अपने दिमागी तवाज़ुन को बहाल करना। उसको ब्रॉडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर एंड विजिटिंग हिज वाइफ इन द इवनिंग एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम बैलेंस। उसने अपने दिमागी तवाज़ुन को बैलेंस करने के लिए लिफ्टमैन के पास एक ही ऑप्शन था, ओनली वन ऑप्शन था, कि अपनी बीवी के पास विज़िट करे और अपना दिमागी तवाज़ुन को बहाल करे। For there are few things more catching than bad temper and bad manners। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बद अखलाकी और बुरे मैनर्स के भी आगे हैं।
When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his men. ये बड़ा फेमस जो है तो वो है सर एंथनी का। When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his men. जब सर एंथनी ने कैप्टन एब्सोल्यूट को धक्का दिया या बेइज्जती की, कहने का मतलब उन्होंने अपने दूसरे आदमी अपना गुस्सा फैग नाम के अपने दूसरे सर्वेंट पर उसका गुस्सा निकाला। वेयर अपन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स एंड किक द पेज बॉय, जबकि फैग नीचे गए और उन्होंने पेज बॉय को जो तो किक मार दिया, मतलब उनको मारा। प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉक टू द लिफ्ट मैन वाज रियली ओनली गेटिंग बैक ऑन एम्प्लॉयर हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग। ये भी तो हो सकता है कि जिसने लिफ्टमैन को टॉप कहा था वो सिर्फ अपने एक एम्प्लॉयर पर गुस्सा था जिसने उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा। मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ कि सर एंथनी ने अपने कैप्टन एब्सोल्यूट को जो तो धक्का दिया, कैप्टन एब्सोल्यूट ने जो तो फैग को धक्का दिया, फैग ने जो तो पेज बॉय को धक्का दिया। कहने का मतलब यह है कि एक की क्रिया दूसरे को, दूसरे की क्रिया तीसरे को, तीसरे की चौथे को, एंड दैट गोज़ ऑन। इसी तरह अगर हम लिफ्टमैन की बात करते हैं, हमारे नज़रों के अंदर मुजरिम वह है जिसने कहा था कि टॉप, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके एम्प्लॉयर ने उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा, इसलिए उसने जो तो लिफ्टमैन के साथ रुद्र शब्दों के अंदर बात की। ये भी पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंड पैक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ। ये भी तो हो सकता है कि अब नाश्ते पर उनका अपनी वाइफ के साथ थोड़ी तेज़ी में बातचीत हुई हो या थोड़ी सी कहा सुनी हुई हो। टू होम द कुक हैड बीन इंसोलेंट बिकॉज द हाउस मेड सेड आंसर्ड हर बैग। और बीवी के साथ क्यों बदजुबानी हुई, बीवी के साथ क्यों तेज़ बात हुई? क्योंकि बीवी का गुस्सा टेम्पर हाई था। क्यों हाई था? क्योंकि नौकरानी ने उनके साथ जो है तो तेज़ी के साथ बात की थी। वी इन्फेक्ट द वर्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे बुरे स्वभाव के साथ पूरी दुनिया को मुतासिर करते हैं। एक मुतासिर और एक ने कुछ बुरा स्वभाव किसी के साथ कर दिया या बुरा सलूक किसी के साथ कर दिया, तो वो बुरा सलूक इन रिटर्न दूसरे के साथ करता है, वो तीसरे के साथ करता है, वो चौथे के साथ करता है। वी इन्फेक्ट द वर्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स। याद कीजिए, इन्फेक्ट का मतलब मुतासिर करना होता है। जैसे आपको जरासीम का इन्फेक्शन हो जाता है, आपको पेस्टिसाइड का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वैसे इन्फेक्ट इसी तरह हमारे बुरे अखलाक सारी दुनिया को मुतासिर करते हैं। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर द पॉइजन टू द स्टीम ऑफ द जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। कोर्ट के अंदर जो कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर को अगर हम देखें कि जिसके अंदर कोर्ट के तारीखें होती है कि कौन सा केस, मर्डर का केस, चोरी का केस, डिवोर्स का केस, ये केस कौन कौन से तारीख को है, अगर हम उनके मवाजने के अंदर, उनके कंपैरिजन के अंदर बैड मैनर्स को देखें तो बैड मैनर्स का कैलेंडर कहीं ज़्यादा हाई है। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज good natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of a morose temper। ये भी तो है कि अगर हम घरेलू कहा सुनी के अंदर जितना गुस्सा व्यक्त करते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा परेशान और हमसे बहुत ज़्यादा परेशान और हमसे भी वर्स कंडीशन के अंदर बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं। बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्जियन ऑफ अवर प्राइवेट मैनर्स। लेकिन सब कुछ बात सही हो गई, सारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन कानून हमारे बैड मैनर्स का मुहाफिज नहीं बन सकता, क्योंकि इतने सारे लोगों पर उनकी प्राइवेट ज़िंदगी पर विजिलेंस रखना, निगरानी रखना पॉसिबल ही नहीं है। No decline could cover the vast area of offences and no court could administer a law which governed our social civilities, our speeches, the tilt of our eyebrows and all our moods and manners। कोई भी दुनिया का कानून no declared मतलब 10 का मास यानी हुक्म यानी गवर्नमेंट का ऑर्डर could cover the vast area of offences, हमारे जुर्मों को कवर नहीं कर सकता है। no court could administer the law, और दुनिया की कोई अदालत ऐसा कोई कानून पास नहीं कर सकती which govern, जो हम पर हुकूमत करे, our social civilities, हमारी समाजी जो हरकत व सकनात हमसे होती है उस पर कोई
कोई भी तरह का किसी कानून हमारा निगरान नहीं बन सकता। आवर स्पीच हमारी बातचीत पर निगरान नहीं बन सकता। द टिल्ट ऑफ आवर आईब्रोज, हमारी जो आईब्रोज है, हमारी जो भवें हैं, वो किसी को देख के सिकुड़ जाती है गुस्से में, वो हमारे आईब्रोज पर कोई गवर्न नहीं कर सकता। एंड ऑल आवर मूड्स एंड मैनर्स, और हमारे मूड और मैनर पर भी दुनिया का कोई कोर्ट गवर्न नहीं कर सकता। इसका मतलब फिर कौन गवर्न कर सकता है? माय डियर स्टूडेंट्स, हम खुद गवर्न कर सकते हैं, हम खुद जज कर सकते हैं, हम कोई चीज़ को पर्सनल नहीं लेना चाहिए, कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं, जब तक कि वो चीज़ हमारे धर्म और हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप और हमारी खुद की इज़्ज़त पर कोई चीज़ ना आ जाए, वो भी डायरेक्ट ना आ जाए और वो भी फिज़िकल ना आ जाए, तब तक किसी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक हो सके चीज़ों को अवॉइड करते रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे 2 से 3 बार सुनेंगे और इसकी समरी आपको लिखना है और मेरे पर्सनल आईडी पे सेंड करना है। थैंक यू।